नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बालकों से संबंधित कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य किशोर न्याय बोर्ड भोपाल डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है बालकों से संबंधित कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे जो लापता बच्चे हैं उनके बारे में, बाल श्रम के बारे में, और बालकों से संबंधित क्या क्या शासन की योजनाएं हैं उनको संरक्षण देने के लिए आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो लापता बच्चे हैं वो उनको किस श्रेणी में माना गया है? कौन से बच्चे हैं जिनको लापता की श्रेणी में माना गया है? कोई भी बच्चा जो अपने परिवार से अलग हो गया है, माता पिता से अलग हो गया और लापता बच्चे की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए मानिए रेलवे स्टेशन पे कोई बच्चा मिलता है, कहीं से आ रहे थे, उसके माता पिता ट्रेवल कर रहे थे, वो छूट जाता है, तो वो बालक जो है मिसिंग चाइल्ड कहलाएगा, लापता बच्चे की श्रेणी में आता है। अपने परिवार से अलग हुआ कोई भी बच्चा, एक सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें तो वो बच्चा जो अपने परिवार से अलग हो गया है किसी भी कारण से, वो परिवार से किसी आपत्ति की वजह से अलग हो गया है या ट्रेन में सफ़र करते समय अलग हो गया है, किसी भी कारण से जो अपने परिवार से अलग हो गया है वो लापता बालक की श्रेणी में आता है, मिसिंग द चाइल्ड। जी बिल्कुल, आपने बहुत सरल शब्दों में बताया कि किस लापता बच्चे की श्रेणी में कौन आता है। पर एक जो सवाल इसके पीछे निकल के आता है कि जो लापता बच्चे होते हैं उनके पीछे, लापता होने के पीछे मुख्य कारण आपको क्या समझ में आता है? देखिए, कई सारे कारण हैं इसके। कई बार तो वास्तव में ही बच्चे छूट जाते हैं एक दूसरे के साथ। कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है, बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इशू होता है। इसके पीछे संगठित गिरोह काम करते हैं जो बच्चे को वहाँ से माँ बाप से अलग कर लेते हैं और फिर उन बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में भीख मंगवाने के लिए या उनको नशा दे करके अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रमुख कारण तो ये भी है कि जो बच्चों की जो ह्यूमन तस्करी जिसको हम बोलते हैं, बाल तस्करी में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, बाल श्रम में ऐसे बच्चों को नियोजित कर लिया जाता है। ऐसे बच्चे बहुत आसान होते हैं जो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं उनको किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल करने के लिए। तो एक ये भी बड़ा इशू है। और कई बार नेचुरली मतलब बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, जाते समय छूट गए कहीं पे, वो भी एक इशू होता है, एक बड़ा इशू होता है उसके लिए भी। जी। तो बहुत सारे कारण हैं। कभी बच्चा अपनी मर्जी से जाता है, कई बार उसको कई बार बच्चे अपनी मर्जी से भी चले जाते हैं। माँ बाप से कोई थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और बच्चे घर से चले गए और ट्रेन पकड़ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए। ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं संज्ञान में। तो बट मुख्य मामला ये है कि ठीक है, ऐसे बच्चों को ढूंढ लिया जाता है, पर जो बच्चे संगठित गिरोह के हाथ में पड़ जाते हैं उन बच्चों को ढूंढना मुश्किल रहता है और उन बच्चों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। एक पूरा उसका मैकेनिज्म होता है किस प्रकार से हम बच्चे को ढूंढते हैं। ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड में बच्चे की एंट्री होती है और जैसे कोई किसी का, मान लीजिए आपका बालक खो गया, तो सबसे पहला काम जो उसमें करना चाहिए आपको नियरेस्ट पुलिस थाने में जाकर के उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। IPC की धारा 363 होती है जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और जैसे ही कोई बच्चे की रिपोर्ट उसमें हो जाती है तो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल होता है, उस पे उस बच्चे की पूरी डिटेल अपलोड कर दी जाती है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाल कल्याण समितियां हो गई, चाइल्ड लाइन हो गई, पुलिस हो गई, वो उस बच्चे को लगातार ट्रैक करते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी एक शहर का बच्चा, उदाहरण के लिए हम बताएं भोपाल का कोई बच्चा मुंबई पहुंच गया और मुंबई के किसी थाने में उस बच्चे को किसी ने मिला, तो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड में वो इसकी सारी एंट्री दर्ज कर दी जाएगी। अगर उसके परिवार ने भोपाल में कंप्लेन कराई है तो वो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड से मुंबई से उसको देख सकते हैं कि इस बालक का ये जो उसमें बच्चे की फोटो भी होती है, उससे मिलाया जा सकता है कि ये बच्चा मुंबई पहुंच गया, इसको ढूंढने में आसानी होती है। जी, ये तो आपने बता दिए कि जो प्रयास किए जाते हैं, जो शासकीय स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, पर यदि किसी व्यक्ति को कोई बच्चा मिल जाता है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, स्टेशन पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने देखा कि कोई बच्चा बाहर का है और वो अकेला खड़ा हुआ है, मिसिंग चाइल्ड है वो,
तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो किस तरह से उस बच्चे को सही जगह पहुंचा सकता है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। और ये हर व्यक्ति की जो भी समाज में उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसा कोई भी बच्चा मिले तो उसे उचित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करे। अब उचित स्थान क्या होता है? 1098 एक हेल्पलाइन नंबर होती है। पूरे हिंदुस्तान में ये 1098 काम करता है। ऐसा कोई भी बच्चा आपको कहीं भी दिखे, आप 1098 डायल कर दीजिए। आपका सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रखी जाती है। आपके ये 1098 कनेक्ट होके मुंबई जाता है, मुंबई से नियरेस्ट जिस भी शहर में आप हैं वहाँ पे चला जाता है और उस बच्चे के पास चाइल्ड लाइन की टीम पहुँच जाती है। अगर आप 1098 नहीं डायल करते तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाके बच्चे को छोड़ सकते हैं। हर शहर में बाल कल्याण समितियाँ होती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। अगर आप बच्चे को चाहें तो सीधे बाल कल्याण समिति के ऑफिस ले जा करके उस बच्चे को छोड़ दीजिए, ये बताते हुए कि ये बच्चा मुझे इस स्थान पर मिला। उसके बाद की जो भी प्रक्रिया है, जो भी कार्यवाही है, जो भी कानूनी कार्यवाहियाँ हैं, वो बाल कल्याण समिति के माध्यम से संपादित की जाएगी। तो आपका जो कानून, आपका जो फर्ज बनता है 1098 डायल कर दें। डायल 100 भी आप कर सकते हैं। डायल 100 में भी आप फ़ोन करेंगे तो पुलिस भी बहुत सेंसिटिव है बच्चों को लेकर के, इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाएगी, उस बच्चे को उस स्थान से ले जा करके जो बाल कल्याण समितियाँ हैं उसके पास बच्चे को प्रोड्यूस कर देगी। ये जो ऑफिस है चाइल्ड लाइन का, ये राउंड द क्लॉक है, 24 आवर्स 365 डे सर्विस है। रात में दिन में आप कभी भी डायल करेंगे तुरंत मदद बच्चे तक पहुँचेगी। ये डेडिकेटेड सेवा है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए चलाई जाती है शासन की तरफ से। जी दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कोई भी मिसिंग चाइल्ड या कोई लापता बच्चा आप में से किसी को मिलता है या किसी को भी कहीं मिलता है तो हेल्पलाइन नंबर है 1098। आप इस पर तुरंत संपर्क करें जिससे वो बच्चा अपने सही जगह पर पहुंच सके और यदि वो किसी वजह से भटक गया है तो उसे उसके पेरेंट्स से मिलाया जा सके। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मिसिंग चाइल्ड के बारे में, तो जो गुमशुदा बालक होते हैं यदि उनका परिवार नहीं मिलता है, किसी कारणवश नहीं ट्रेस हो पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या प्रावधान किया गया है? ऐसे बच्चों के केयर के लिए शासन की योजनाएं हैं। जी, बेसिकली 2 तरह की योजनाएं हैं जी, इंस्टीट्यूशनल केयर और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जी। तो इंस्टीट्यूशनल केयर में उस बच्चे की परवरिश की जाती है रख करके और उसके परिवार को लगातार उसकी काउंसलिंग की जाती है, काउंसलर के माध्यम से लगातार बच्चे से संवाद स्थापित किया जाता है। अगर बच्चा बताता है कि मैं इस शहर का हूँ, बातचीत में बच्चे ने बताया कि मैं मुंबई से इधर आ गया चल के, तो मुंबई के किस लोकेशन में है वो लोकेशन ट्रेस करके वहाँ की जो बाल कल्याण समिति है उसके पास बच्चे को स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहाँ की बाल कल्याण समिति उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। अगर कोई परिवार नहीं मिलता है तो 18 साल तक उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई से लेकर के जो भी उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाती है संस्थाओं में रख करके ऐसे बच्चे को। और जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो 18 साल के बाद उसकी चाहे नौकरी लग जाए या कोई हायर एजुकेशन में जाता है, वो सारी मदद तक बच्चे की जाती है। पहला प्रयास ये किया जाता है कि बच्चे को उसके परिवार से मिलाया जाए, लेकिन अगर नहीं मिलाया जाता है तो एक दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें भी उस बच्चे को दे दिया जाता है। तो उन परिवारों को, जो परिवार वेटिंग लिस्ट में है, जो परिवार किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, वो भी उस प्रक्रिया के माध्यम से उस बच्चे को ले सकते हैं। पर जो पहला प्रयास है बाल कल्याण समितियों का या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले में उस बच्चे का, कि बच्चे को उसके परिवार से मिलाया जाए। अगर नहीं मिला पाते हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल केयर है, जो वैकल्पिक देखरेख की योजनाएं, उससे उस बच्चे को जोड़ दिया जाता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि शासकीय योजनाएं तो हैं, पर क्या जो स्वैच्छिक संगठन हैं, जो NGOs काम कर रहे हैं लापता बच्चों के मामले में, उनकी भी कोई भूमिका है? और कौन कौन से विभाग या और कौन लोग हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते हैं और निभाते हैं? जी, मिसिंग द चाइल्ड के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो बाल कल्याण समितियों की होती है और चाइल्ड लाइन्स की होती है, दोनों की होती है। पुलिस की भी एक बड़ी भूमिका है क्योंकि पुलिस ढूंढने में मदद करती है अगर पुलिस के पास वो रिपोर्ट है तो। इसके अलावा जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने बोला NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs की भी भूमिका होती है इसके अंदर, जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो उनको भी पता होती है कि अगर इस बस्ती का कोई बालक गुम गया है तो उसके परिवार की मदद करते हैं, वो पुलिस तक ले जाते हैं, पुलिस में ले जाके कंप्लेन करवाते हैं। वो सारा काम भी NGOs के माध्यम से होता है। महिला एवं बाल विकास विभाग करके WCD जिसको हम बोलते हैं, एक गवर्नमेंट का पूरा डेडिकेटेड विभाग है जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार की भी परेशानियां, उसको हल करने के लिए दिन रात काम करता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है वो विभाग और राज्य शासन की तरफ से भी वो है। तो एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड विभाग है जो इस प्रकार की समस्याओं को दिन रात हल करने के लिए काम कर रहा है। उनकी अलग अलग योजनाएं हैं। इस प्रकार के किसी भी बच्चे को उन योजनाओं से जोड़ करके उसके बेहतर भविष्य के लिए, उसके बेहतर हित के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। सर, कई बार देखने में आता है कि रोड साइड बच्चे भीख मांगते हुए हमें दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई योजना है, उनके लिए भी कोई प्रावधान है? जी, अगर किस भीख मांगना वैसे तो मैं आपको बताऊं कानूनी रूप से अपराध है जी। तो लेकिन अगर कोई बच्चा मुसीबत में ही भीख मांग रहा है, कोविड काल एक बड़ा संकट निकला है बिल्कुल, जिसमें हमारे मतलब काफ़ी सारे बच्चे अनाथ हो गए और वो भी सड़क पे आ गए, भीख मांगने लगे। कोविड योजना, कोविड केयर योजना के नाम से, प्रधानमंत्री कोविड केयर योजना के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य शासन की भी योजनाएं चली हैं जिससे उन बच्चों का पुनर्वास किया जा सकता है। जे एक्ट की धारा 76 जो कहती है बच्चे से भीख मंगवाना अपराध है, उसके लिए एक प्रॉपर सजा का प्रावधान है। तो अगली बार अगर कोई बच्चा आपको भी सड़क पर भीख मांगता दिखता है तो आपका दायित्व है कि आप 1098 के माध्यम से या चाइल्ड वेलफेयर के माध्यम से उस बच्चे को सूचित करें, जिससे उस बच्चे की क्या समस्या है, क्या वास्तव में उसके परिवार के अंदर कोई समस्या है, तो परिवार को स्ट्रेंथन करने की अलग योजनाएं हैं शासन की। कई बार परिवार को पता ही नहीं रहता, बच्चा खुद निकल जाता है, भीख मांगने लगता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। इसमें कुछ गिरोह जो काम करते हैं कि बच्चे से भीख मंगवाते हैं तो उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और 76 में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो कोई भी बच्चा अगर भीख मांग रहा है उसके लिए पूरी की पूरी शासन की योजनाएं हैं, बस उस बच्चे को प्रॉपर जगह पर पहुंचाने की आवश्यकता है। तो अगली बार मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों से अपील भी करता हूं कि अगर अगली बार कहीं भी आपको सड़क पर कोई बच्चा भीख मांगते हुए दिखे तो आप उसकी सूचना दीजिए। बच्चे का उचित स्थान सड़क नहीं है, विद्यालय है, परिवार है, तो बच्चे को एक विद्यालय से जोड़िए, परिवार से जोड़िए और उसके लिए शासन की पूरी योजनाएं हैं। तो आप जैसे जागरूक नागरिक कोई भी अगर समाज में है वो इसकी सूचना अगर देता है तो बच्चे की प्रॉपर केयर की जाएगी, उसको भीख मांगने नहीं दिया जाएगा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, पर एक सवाल इसमें निकल के आता है कि कितनी उम्र तक के बच्चों को शासन की योजना का लाभ दिया जा सकता है? जैसे अब अगर कोई बच्चा ऐसा दिखता है तो उसकी क्या उम्र होना चाहिए? क्या 15 साल का बच्चा होगा तो भी शासन उसको वो लाभ देगी? 12 साल का बच्चा होगा? किस उम्र तक? जे एक्ट की धारा 2 है उसमें बालक डिफाइन है जी, बालक की एक परिभाषा होती है। तो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति एंड ये जेंडर सापेक्ष है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर, वो बालक की कैटेगरी में आता है। तो 18 वर्ष तक का कोई भी अगर बालक आपको दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर दिख रहा है तो वो इस योजना से कवर होता है। जे एक्ट जो है जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2015, एक पूरा का पूरा जो एक्ट बना हुआ है वो बालकों के देख रेख एवं संरक्षण के लिए ही बना है। तो 18 साल से कम उम्र, 18 साल तक के किसी भी व्यक्ति को इन सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अगर अगली बार कोई दिखे तो आप बताइए, उसको इस योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल सर, हम बच्चों से संबंधित कानून के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार चाइल्ड लेबर की बात आती है। जो चाइल्ड लेबर होता है, जैसे कभी सुनने में आता है होटल पे बच्चे काम कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो किस उम्र तक के बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या प्रावधान है चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर जो है एक बहुत विकराल समस्या है, क्योंकि बच्चा, अब हम बात करें तो बच्चा आसान टारगेट होता है। उसको आपने मजदूरी के रूप में 100 रुपये दिया तो भी रख लेगा, 200 रुपये दिया तो भी रख लेगा, 50 रुपये देंगे तो भी रख लेगा। तो 14 वर्ष की आयु से कम के बालक से किसी भी प्रकार का कोई भी काम कराना कानूनन अपराध है। अगर परिवार के किसी व्यवसाय में वो बालक नियोजित है तो उसके लिए हेल्थ की सुविधा प्रॉपर, उसकी शिक्षा की सुविधा, जो ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, वो तीनों सुविधाओं को प्रोवाइड करते हुए 14 साल से कम उम्र के बालक से कुछ काम करा सकते हैं जो कैटेगराइज्ड हैं, जिनमें जोखिम नहीं है, वो काम आप करा सकते हैं बच्चे से। लेकिन वे काम जिसमें किसी भी प्रकार का जोखिम इन्वॉल्व है, उस प्रकार के बच्चे से आप कोई काम नहीं करा सकते हैं अगर उसकी उम्र 14 वर्ष तक की है। जी, कई बार सुनने में आता है फॉस्टर केयर, ये क्या है? शासन की ये कौन सी देखरेख की योजना है और ये किन बच्चों के लिए है? देखिए, फॉस्टर केयर जो योजना है वो वे बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं
या ऐसे बच्चे जिनको एक परिवार माहौल देने का प्रयास किया जाता है, परिवार से दूर एक परिवार दिया जाना जी, उसमें कुछ फैमिली को चिन्हित करके रखते हैं। जो जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था कि जिन बच्चों को नहीं मिलता है, कोई पूरे उम्र उसका परिवार नहीं मिलता है तो क्या करें, तो ऐसे बच्चों को फॉस्टर केयर का लाभ दे करके ऐसे परिवार में रख दिया जाता है जिनको जो अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हैं और उस बच्चे को पूरी की पूरी वही सुविधाएं मिलती हैं जो एक परिवार में एक बच्चे को सुविधाएं मिलती हैं। उसके लिए शासन प्रतिमाह 2000 रुपया भी देता है जो फैमिलीज बच्चे को रखते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है लगातार। उस फॉस्टर केयर योजना के लिए एक पूरी कमेटी होती है, फॉस्टर केयर कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि इस परिवार में इस बच्चे को दिया जाना है। उसकी क्राइटेरिया होती है, उदाहरण के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पति पत्नी दोनों इच्छुक होने चाहिए बच्चे को लेने के लिए, उनके विरुद्ध कोई ऐसी FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड जो स्टडी होती है SBR जिसको बोलते हैं, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जब पॉजिटिव होती है तो ऐसे परिवार को किसी बच्चे को दिया जा सकता है। और अगर वो बच्चा जाना चाहता है तो ही दिया जा सकता है, अगर बच्चा विलिंग नहीं है उनके परिवार में जाने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। और बच्चे को देने के बाद भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती है। DCPU होती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एक होता है, महिला एवं बाल विकास की तरफ से हर जिले में एक यूनिट होती है। उसके सामाजिक कार्यकर्ता हर महीने उस बच्चे का फॉलोअप लेते हैं और वो फॉलोअप रिपोर्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने रखी जाती है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी लगातार उसको मॉनिटर करता है कि बच्चे का परिवार में कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार ने ले लिया और परिवार में बच्चे का शोषण हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत योजना है शासन की जो परिवार से अलग बच्चे को परिवार देने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो परिवार जिनको दिया जाता है तो इनकी क्या कोई एक रजिस्ट्रेशन होता है, कोई लिस्ट होती है शासन की कि किस तरह के लोग ले सकते हैं, और क्या जो दत्तक ग्रहण होता है ये उससे हटकर है? जी, दत्तक ग्रहण एक अलग प्रक्रिया हो गई। हाँ, वही तो पहले हम इस पे बात कर लें वही कि जानना क्या चाहते हैं कि ये उससे अलग चीज है। जी, दत्तक ग्रहण एक अलग प्रक्रिया, उस पर बात करेंगे। पहले हम ये आपने जो प्रश्न किया कि क्या वो रजिस्ट्रेशन होता है, तो यस, फॉस्टर फैमिलीज के लिए चिन्हित किए जाते हैं जो मैंने आपको 5-6 चीजें बताई, अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो जब उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आपको फॉस्टर फैमिली के नाम से रजिस्टर्ड होगा, या फॉस्टर फैमिली करके हम एक DCPU के पास लिस्ट होती है। जो भी बच्चा आता है उसको उनसे बातचीत की जाती है और मैच होता है तो उनको दे दिया जाता है। अब दत्तक ग्रहण की अगर हम बात करें, सर उस चर्चा करने से पहले इसी पर एक सवाल और है कि जो बच्चा दिया जाता है तो कितने समय के लिए, क्या वो हमेशा उनके पास रह सकता है या कुछ समय के लिए दिया जाता है? देखिए जो शासन की योजना है ये हर साल रिव्यू किया जाता है, 11 महीने तक के लिए इनिशियली दिया जाता है और हर साल रिव्यू किया जाता है और उसको एक्सटेंडेड किया जा सकता है। अगर वो बच्चा अच्छे से रह रहा है और उसका परिवार नहीं मिला है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसको अननेसेसरी एक परिवार से दूसरे परिवार में क्यों शिफ्ट किया जाए। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि बच्चे को परिवार से अलग परिवार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब एक परिवार में बच्चा घुल मिल गया है और परिवार भी उसके साथ घुल मिल गया है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगली साल के लिए, फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगली साल के लिए। अगर कोई परिवार इस तरह से लगातार 3 साल तक उस बच्चे को फॉस्टर केयर में रखता है तो उस बच्चे को गोद लेने के लिए उसका पहला अधिकार बन जाता है। ये भी एक ऐसी अच्छी बात है कि क्योंकि उस बच्चे का उस परिवार के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है और परिवार का भी बच्चे के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में जब आगे आपसे बातचीत करेंगे तो अगर कोई बच्चा लगातार फॉस्टर केयर में 3 सालों तक उस परिवार के साथ रहता है तो पहला अधिकार, पहली जब दत्तक ग्रहण में जब वो बच्चा जाएगा तो उस परिवार का क्लेम बनेगा, बाद में उस प्रक्रिया में जाएगा। जी, अब हम आते हैं दत्तक ग्रहण वाली प्रक्रिया में। तो यदि कोई किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है और शासकीय स्तर पर उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करना होती है? किसी भी बच्चे को गोद लेने या देने दोनों की हम बात करेंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वो कारा की साइट से आपको लेना होता है। JJ एक्ट के सेक्शन 56 में दत्तक ग्रहण के बारे में विस्तार से बात की गई है, किस तरह से क्या प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया जाता है। बिना उस प्रक्रिया का पालन किए अगर कोई बच्चा गोद लेता है या देता है तो वो कानूनी रूप से अवैध है। उसके लिए सेक्शन 80 और सेक्शन 81 जो JJ एक्ट है उसमें सजा का प्रावधान है। अब प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपको एक बच्चा गोद लेना है तो सबसे पहले आप कारा की एक साइट होती है www.cara.in, उस पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो उसमें कुछ एक प्रश्नावली आती है कि जैसे आपकी उम्र कितनी है,
जी। अगर आपकी पति पत्नी दोनों की उम्र 90 साल की है जी। तो आपको 0 से 4 ईयर्स तक का बच्चा मिलेगा। अगर आपकी उम्र 100 ईयर्स है तो आपको 4 से 8 साल तक का बच्चा मिलेगा। अगर ये उम्र 100 से ऊपर है तो आपको 8 साल से ऊपर का बच्चा मिलेगा। तो ये सारी डिटेल कारा की साइट पे आप फिल करते हैं। फिर आपका सोशल बैकग्राउंड देखा जाता है, आपकी पूरी स्टडी की जाती है कि आप बच्चा क्यों गोद लेना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से एक बालिका है तो आपको बालक चाहिए क्या, या बालिका ही चाहिए क्या, वो सारी चीज़ों की पूरी जानकारी कारा के वेबसाइट से आपको फिल करनी होती है। तो जैसे ही आपने रजिस्टर, उसमें कोई शुल्क भी होता है, वो शुल्क आपको जमा करना होता है अलग अलग स्टेज पे। तो जैसे ही वो आपने जमा किया तो आप उस प्रक्रिया के तहत रजिस्टर्ड हो गए। आप जैसे ही उस प्रक्रिया में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको एक लॉगिन और पासवर्ड मिलता है। उसमें आपसे ये भी चॉइस पूछा जाता है कि आप किस रीजन का बच्चा लेना चाहते हैं, किस एज का बच्चा लेना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उसमें भरनी होती है। जैसे ही भर देते हैं और आपकी सारी सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, उसके बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है। तो जैसे ही लॉगिन पासवर्ड मिला तो आपको वो बच्चे दिखने लगेंगे जो संस्था में रह रहे हैं, CCIs में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, और सा के माध्यम से, SAA एक एजेंसी होती है, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी जिसको बोलते हैं, उनके माध्यम से वो बच्चे जो ऑलरेडी कारा में रजिस्टर्ड हैं और जिनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने विधिक रूप से लीगली फ्री किया हुआ है। तो अब लीगल फ्री जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है तो वो भी कुछ चीज़ों का आकलन करती है, हर बच्चे को नहीं करती। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था, उसका परिवार मिलता ही नहीं है तो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है कि उसका पेपर में विज्ञापन दिया जाएगा, एक स्थानीय स्तर के पेपर में दिया जाएगा, एक राष्ट्रीय स्तर के पेपर में विज्ञापन दिया जाएगा कि अगर इस बच्चे से संबंधित कोई क्लेम करना चाहता है तो क्लेम कर ले आकर के। उसके बाद जो पेरेंट्स, और जब सारी प्रक्रिया के बाद उस बच्चे को लीगल फ्री कर दिया गया तो वो बच्चा कारा की साइट पे रजिस्टर्ड हो जाएगा जी। और वो बच्चा उसको दिखने लगेगा जो वेटिंग लिस्ट में है, जिस पेरेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो उन दोनों की मैचिंग कराई जाती है। अगर मैचिंग कराने के बाद उनको पसंद आता है तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक 10 दिन का 15 दिन का एक लीड टाइम दिया जाता है परिवार के साथ, कि वो बच्चे को देख समझ लें और बच्चा भी उस परिवार को देख समझ ले। छोटे बच्चे के केस में ये नहीं होता है, पर 6 साल से ऊपर के बच्चों में ये होता है। और जैसे ही वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, बच्चा को परिवार पसंद आता है और परिवार को बालक पसंद आता है, तो एक पूरी प्रक्रिया के तहत उसको गोद दे दिया जाता है। और गोद देने के बाद भी उसका फॉलोअप होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार दत्तक ग्रहण कर लिया और सरकार भूल गई जी। तो सरकार ने बहुत खूबसूरत योजना बनाई है। उसमें जो है सोशल वर्कर जितने भी होते हैं समय समय पर उस बच्चे का फॉलोअप लेते रहते हैं कि उस बच्चे के साथ उस परिवार में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल, या वो परिवार बच्चे को छोड़ना तो नहीं चाहता है। तो ये सारी चीज़ें समय समय पर करते रहते हैं। और जब एक बार परिवार के साथ बच्चा घुल मिल जाता है और बच्चा परिवार में घुल मिल गया, परिवार बच्चे के साथ कंफर्टेबल हो गया, तो हमेशा हमेशा के लिए कानूनी रूप से वो बच्चा उस परिवार का हो जाता है। अब मान लीजिए बच्चा विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उस परिवार में चला गया, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि किस परिवार में वो बच्चा गया है। तो 4 साल बाद 5 साल बाद अगर कोई क्लेम करता है कि ये बच्चा मेरा था, तो उसका कानूनी रूप से उस बच्चे से पूरा का पूरा अधिकार समाप्त हो जाता है जिस दिन वो बच्चा विधिक रूप से लीगली फ्री कर दिया जाता है। तो बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है उसकी। जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से इसको समझाया। आप किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य की हैसियत से कार्यरत हैं। जो किशोर न्याय बोर्ड है वो बच्चों के लिए क्या काम करता है, किस तरह के कार्य करता है, जी संक्षिप्त में जानना चाहिए आपसे। 2 तरह के बच्चे होते हैं जी। अभी तक हमने सारी प्रक्रिया, CNCP एक बच्चे होते हैं, चाइल्ड इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। वे बच्चे जिनको देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, वे सारे बच्चे CWC के माध्यम से देखा जाता है और CWC के माध्यम से उन बच्चों की देख रेख की जाती है। एक वे बच्चे होते हैं जिनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है जी। जाने अनजाने में कानून का उल्लंघन कर दिया है, उनको हम CCL बोलते हैं, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। और अभी एक नया टर्मिनोलॉजी हम यूज करने लगे हैं, चाइल्ड स्ट्रगलिंग विथ लॉ। बच्चा वास्तव में कानून से संघर्ष कर रहा है, तो उस बच्चे को कानून से संघर्ष ना करना पड़े, उसके लिए हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना की गई है। उसमें 2 सोशल वर्कर होते हैं, हम जैसे 2 सोशल वर्कर होते हैं और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं जो जुडिशरी से आते हैं। उनके पास जुडिशरी का पूरा अनुभव होता है और वो पूरा बोर्ड मिलकर बच्चे के देख रेख की प्रक्रिया करता है और प्रयास करता है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द उस कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकालते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए।
जी। तो हमारा ये कहना है, हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि उस बच्चे को और उस बच्चे की जो भी कार्रवाई की जाती है जी। वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जी। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पूरे दस्तावेज नष्ट कर दिए जाते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस कानून के बारे में, बच्चों से संबंधित जो कानून है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि बहुत से कानून हैं जो बच्चों को संरक्षण प्रदान करते हैं, ख़ास तौर से वो बच्चे जो परिवार से अलग हैं, जो लापता बच्चे हैं, वो बच्चे जो रोड साइड अगर कहीं हैं भीख मांगते दिखते हैं, तो सभी के लिए कानून है, ज़रूरत है इनके बारे में जागृत होने की, अवेयरनेस होने की। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इन कानूनों के बारे में जानकारी मिली होगी। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।